नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले भाग में उपराष्ट्रपति के बारे में जाना था और उससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति, संसद और मूल अधिकारों के बारे में जाना था और उससे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल और हमारे जो संवैधानिक स्रोत है उसके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम लोग मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, ये पॉलिटी इतनी आसान भाषा में मैंने इस चैप्टर को बनाया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है और जो प्रधानमंत्री का क्या इसमें रोल है, ये सारा मैंने डिटेल में पढ़ाया है और मैंने मतलब ऐसा बनाया है ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। तो हमारे जो भारत में है वो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाई जाती है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और जो वास्तविक ताकत होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से सारा जो कानून है वो और जो भी रूल रेगुलेशन है वो अप्लाई करता है हमारे देश के ऊपर। और राष्ट्रपति बस एक बोल सकते हैं कि नाम का ऑफिशियल है जो इनके नाम से सारा कार्य होता है। अगर कोई भी कार्य होता है विदेश में, अगर कोई भी चीज़ या समझौता होता है तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन वास्तविक जो उसके पीछे जो ताकत होती है और जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो हमारे प्रधानमंत्री का होता है। तो दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार को चलाते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वही मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर हमारे सरकार को चलाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब आते हैं मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। दोस्तों, तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे बहुत सारे मिनिस्टर को मिला करके एक काउंसिल बनता है, उसे मंत्रिपरिषद बोलते हैं दोस्तों। और मंत्रिपरिषद कैसे बनता है ये मैंने फिगर टाइप में समझाया ताकि आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों देखिए, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, जो कैबिनेट मंत्री का जो अध्यक्ष होता है, जो चीफ होता है, जो कैबिनेट मंत्री में भी सबसे ऊपर होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। और जो मंत्रिपरिषद है इसमें कैबिनेट मंत्री, प्रधान मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों को अगर मिला दे, मंत्रिमंडल को, राज्य मंत्री को और उप मंत्री तीनों को मिला दे तो उसको मंत्रिपरिषद बोला जाता है। तो हमारे मंत्रिमंडल में क्या क्या कौन कौन होते हैं, तो हमारे मंत्रिमंडल में होते हैं कौन, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। और राज्य मंत्री दो टाइप के होते हैं, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये दोनों के बीच में भी अंतर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। और एक होते हैं उप मंत्री। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडल जो होता है वो कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री दोनों को मिला के जो बनता है संस्था, उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों को मिला दें तो क्या बनता है, एक मंत्रिपरिषद बनता है दोस्तों। तो चलिए आते हैं अब कैबिनेट मंत्री के बारे में। आते हैं कैबिनेट मंत्री होते क्या, कौन है। तो कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे हमारे आने वाले 2024 में हमारे प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसमें अगर जो भी पार्टी जीतती है तो उसमें से हर हर एमपी को एक कोई ना कोई स्वतंत्र प्रभार दिया। जैसे किसी को रेलवे का बना दिया गया, किसी को रक्षा का बना दिया, किसी को वित्त का बना दिया गया। जैसे हमारे रक्षा मंत्रालय अभी कौन है, तो ये राजनाथ सिंह है। ये क्या बोलते हैं, गृह मंत्रालय जो है हमारे माननीय अमित शाह हैं। और हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर, फॉरेन मंत्री हैं, जो विदेश मंत्री हैं, वो कौन है, एस जयशंकर है। तो कैबिनेट मंत्री उन्हीं को बोलते हैं जिन्हें एक प्रमुख और एक इंडिविजुअल प्रभार दिया जाए। जैसे रेलवे मंत्री जो कौन थे, अश्विनी वैष्णव थे, तो इनको एक डिपार्टमेंट का प्रमुख मंत्री बना दिया कि उसके हेड होंगे। जैसे रेलवे के हेड कौन हो गए, अश्विनी वैष्णव हो गए। ये रक्षा के कौन हो गए, तो हमारे राजनाथ सिंह हो गए। गृह मंत्रालय के हेड जो कौन हो गए, तो वो हो गए हमारे अमित शाह। तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो अपने फील्ड में, प्रभार में सबसे ऊंचे होते हैं। तो अब बता दें दोस्तों कि राज्य मंत्री क्या होता है। तो राज्य मंत्री जो होता है, जो हमारा कैबिनेट मंत्री होता है ना, कैबिनेट मंत्री का जो सहायता के लिए जो मंत्रालय बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री बोलते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा जैसे रेलवे है, तो रेलवे को अकेले तो वो अश्विनी वैष्णव चला नहीं सकते, या फिर जो रक्षा मंत्रालय है, राजनाथ सिंह, इतना बड़ा रक्षा मंत्रालय को राजनाथ सिंह अकेले तो चला नहीं सकते। तो उनके मदद के लिए एक मंत्रालय बनाया जाता है जिसको राज्य मंत्री बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, कैबिनेट मंत्री का जो सहायक मंत्री होता है
उसे क्या कहते हैं, राजमंत्री कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। तो दोस्तों, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभाव कुछ नहीं होता, वो राजमंत्री ही होता है। लेकिन जो राजमंत्री स्वतंत्र प्रभाव होता है, अगर मान लीजिए कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय हैं, ये क्या बोलते हैं, ये राजनाथ सिंह जो है, वो अगर अनअवेलेबल हैं, बीमार पड़ गए, 6 महीना या 2 महीना या 5 महीना के लिए बीमार पड़ गए, या फिर कहीं चले गए, अगर मतलब वो कार्य करने में असमर्थ हैं, तो जब तक वो राजनाथ सिंह आते नहीं हैं, तब तक जो रक्षा मंत्री का जो ये होगा, कैबिनेट मंत्री का जो पद ले लेंगे, वो कौन ले लेंगे, हमारे राजमंत्री ले लेंगे। राजमंत्री तो उस समय ये क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार हो जाएंगे, उस चीज के हेड, रक्षा मंत्रालय के हेड हो जाएंगे। अगर राजनाथ सिंह अवेलेबल नहीं है, बीमार है, तो उनके जगह पे राजमंत्री ले लेगा। तो उस समय जो राजमंत्री होगा वो स्वतंत्र प्रभार होगा, और जो कैबिनेट मंत्री का कार्य होगा वो कौन करेंगे, राजमंत्री करेंगे। तो दोस्तों, राजमंत्री और कुछ नहीं होता है, कैबिनेट का सहायक मंत्री होता है। और कैबिनेट मंत्री अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उसके जगह पे अगर राजमंत्री कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभाव राजमंत्री ही होता है। बस अगर कैबिनेट मंत्री उपस्थित ना हो, तो उसके जगह पे उसका कार्य करता है, और उसी के पद पे स्वतंत्र रूप से प्रभार ले लेता है, तब उसे कहते हैं। और हाँ, अगर वो मान लीजिए राजनाथ सिंह बीमार 5-10 दिन या 6 महीना के बाद फिर से आ जाते हैं, तो फिर से वो ये जो हो जाएगा, ये राजमंत्री ही बन जाएंगे। ये मतलब स्वतंत्र प्रभार इनसे छिन जाएगा, और फिर से वो जो कैबिनेट मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह ही बन जाएंगे। तो राजमंत्री एक ही राजमंत्री है, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों एक ही हैं। बस कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है। तो अब आते हैं उप मंत्रियों पे दोस्तों। देखिए, उप मंत्री भी कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो जैसे कि राज्य मंत्री था, वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कोई भी मंत्रालय है, बहुत ही बड़ा होता है। मतलब एक जन, मतलब जैसे कि रेलवे है, पूरा रेलवे मंत्रालय ही जो है, रेलवे पूरे भारत में चलता है। तो एक रेलवे को सिर्फ एक मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री जैसे कि अश्विनी वैष्णव हैं, वो अकेले नहीं चला सकते हैं। तो उनके सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं। तो वो भी अकेले नहीं, तो उनके सहायता के लिए भी एक उप मंत्री होता है। मतलब कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री के प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो एक और उप मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, ताकि ये जो कार्य है, प्रशासन का कार्य है, दोनों अच्छे से रेगुलेट कर पाए। तो उप जो मंत्री होते हैं वो और कुछ नहीं होते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के जो सहायक मंत्री होते हैं, वही जो क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनता है वो कैबिनेट से बनता है, कैबिनेट से, राजमंत्री और उप मंत्री से। कैबिनेट, राजमंत्री और उप मंत्री को मिला के क्या बनता है, मंत्रिपरिषद बनता है। और मंत्रिमंडल कैबिनेट और प्रधानमंत्री को मिला के मंत्रिमंडल बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 74 में जो प्रावधान हम लोग को मिलता है वो है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 क्या बोलता है दोस्तों, कि राष्ट्रपति को की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मंत्रिपरिषद होता है, तो मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट का जो प्रधान होता है, पूरे मंत्रिपरिषद का वो जो प्रधान होता है, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। याद रखिएगा। अनुच्छेद 75, इसमें क्या मिलता है दोस्तों, तो इसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड जो होती है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, तो वो अनुच्छेद 75 में प्रावधान मिलता है कि प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। और अन्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, जैसे रेलवे मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्रालय, ये जो भी होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, मतलब जो भी होता है, ये जितने भी कैबिनेट के, जैसे मैंने बताया, रेल मंत्री हो गया अश्विनी वैष्णव, तो इसको कौन नियुक्त करेगा, तो हमारा जो प्रधानमंत्री है सलाह देगा कि राष्ट्रपति को कि हाँ, अश्विनी वैष्णव जी इस कार्य के लिए अच्छे हैं, तो उनको कैबिनेट में रेल मंत्री का पद मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वो किसके सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है कि वो
बस नाम मात्र का प्रधान होता है, जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो इसीलिए जो इनडायरेक्टली जो पावर होता है किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो अनुच्छेद 74 में मिलता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या मिलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 51वां संविधान संशोधन 2003। ये क्या है, इससे 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 हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो हमारा जो कैबिनेट होता है वो कैबिनेट में मतलब मान लीजिए ऐसा तो है, पहले क्या होता कि मतलब आप अगर फेवरेट है आपका, अगर कोई भी पार्टी है वो अगर आप पावर में आ जाता है तो सब अपने सांसदों को खुश करने के लिए एक 50 मंत्रालय बना देगा, सबको एक एक दे देगा। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो इसीलिए 51वां संविधान संशोधन 2003 आया। इसके द्वारा क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री, ये दोस्तों ये टाइपिंग में एरर हो गया है, मैं इसको बता देता हूं कि इस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों मैं ये फिर से लिख देता हूं, यहां तक सही है। दोस्तों तबीयत मेरा 2 दिन से ठीक नहीं चल रहा। यह संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, ये नहीं है दोस्तों, मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। जो कैबिनेट जो होंगे, कैबिनेट मंत्री जो होंगे हमारे कैबिनेट में, जो हमारे मंत्री होंगे, जो मैंने बताया था, ये देखिए कैबिनेट मंत्री ये जो हैं, ये कैबिनेट मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, तो वो कैबिनेट मंत्री जितने कितने होंगे, लोकसभा में कितना सीट है, लोकसभा में 545 सीट है, 543 सीट है। तो ये जो 543 सीट है इसका जो 15% होता है, इसका 15%, लोकसभा के सीटों के जो 15% होंगे सदस्य होंगे, वो बस उससे ज़्यादा जो है ना कैबिनेट में मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये कब किया गया, तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये संशोधन के द्वारा किया गया कि यह संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, ये नहीं है दोस्तों, कुल संख्या जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो क्या होगी, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। हमारा जो लोकसभा में जितने भी सांसद चुन के आते हैं वो कुल सांसद के मात्र 15% लोग ही हैं जो कैबिनेट में मंत्री बन पाएंगे, ये उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये किस किया गया, 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। चलिए दोस्तों अब आते हैं 75 के 2 में। 75 के 1 में हमने क्या जाना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। अन्य मंत्रियों से क्या तात्पर्य है, वो कैबिनेट के मंत्री हो गए, जैसे रेल मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, ये सब का जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। और वो जो कैबिनेट है, कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या हमारे जो है मतलब लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये कब किस में कहा गया, ये 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया। चलिए दोस्तों अब आते हैं 75 के 2 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 के 2 में प्रावधान मिलता है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका जो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को ड्यूरिंग द प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही करेंगे। प्रधानमंत्री और सभी मंत्री तब तक ही काम करेंगे जब तक हमारे प्रेसिडेंट प्लेजर और हमारे प्रेसिडेंट का अथी हो। क्योंकि लोकसभा को मैंने पहले बताया था, पहले वाले अनुच्छेद में मैंने बताया था कि लोकसभा को राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, क्योंकि लोग राज्यसभा में जो है मतलब क्या बोलते हैं, वो जो उनके सांसद हैं वो हर 2 साल पे 1/3 हट जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी संसद रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लोकसभा में हर 5 साल पे सारे संसद का टेन्यूर खत्म होता है और फिर से चुनाव होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि सांसद नए नए बनते हैं, तो इसी के कारण लोकसभा हर 5 साल में भंग होता है और बीच में भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे भंग कर सकता है। इसीलिए बोला गया है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
75 के 3 में आते हैं। तो अनुच्छेद 75 के 3 में प्रावधान मिलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है दोस्तों। अब देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 75 के 4 में। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। और जो कोई भी जो मंत्री है, जो लोकसभा का जो सांसद जो बनता है, मतलब प्रत्येक को अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। इसका उल्लेख जो मिलता है किसमें मिलता है? अनुच्छेद 75 के 4 में। तो शपथ से रिलेटेड जो और शपथ लेना और उसकी गोपनीयता सामने पद की शपथ लेना और गोपनीयता की शपथ लेना, ये इसका प्रावधान किसमें मिलता है? तो इसका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 75 के 4 में। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अनुच्छेद 75 के 5 में। मंत्रिपरिषद का सदन बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ये दोस्तों यहाँ पे बनना जो है गलत लिखा गया है, तो इसे प्लीज़ आप ये मत होइएगा, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दोस्तों मैं अकेले बनाता हूँ वीडियो भी, और ये जो पीपीटी है इसको मैं खुद बनाता हूँ, और कैसे बनाऊँ, कितने आसान भाषा में बनाऊँ, ये बनाने में मैं थक भी जाता हूँ। तो दोस्तों ये कभी कभी गलती हो जाता है, तो इसके लिए आप ये आकार या ये एरर के लिए आप प्लीज़ ज़्यादा नहीं, आप आकार के लिए आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं अनुच्छेद या फिर जो भी यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ रिलेटेड जो बता रहा हूँ, ऑलरेडी एग्ज़ाम में अगर ना आए दोस्तों तो आप उसके बाद हम कमेंट में आप जो भी आप बोलेंगे मैं कर दूंगा। कल ही मतलब एक भैया मिले जो उनका एसएससी क्लियर था, वो बोले कि तुम्हारा जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ एग्जाम में। इसलिए दोस्तों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर थोड़ा सा एरर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा कि सर यहाँ पे एरर है, आप वहाँ पे ये कर दीजिए। तो इसलिए दोस्तों टाइपिंग एरर होता है, इसके लिए आप प्लीज़ गलत मत समझिएगा। तो चलिए आते हैं अनुच्छेद 75 के 5 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 के 5 में जो कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों हाँ, ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोकसभा से संसद बने हैं तो सिर्फ लोकसभा के लोग ही क्या बोलते हैं बन सकते हैं, कैबिनेट में के मंत्रालय ले सकते हैं। नहीं, वो राज्यसभा के भी सांसद हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन दोनों में से किसी सदन का मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए दोनों राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी सदन का आपको सदस्य होना अनिवार्य है। अगर आप राज्यसभा लोकसभा में आप सांसद हैं तभी आप कैबिनेट के मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के योग्य हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आपको 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना होगा या सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगर आप 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो क्या है दोस्तों कि आपको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आपको क्या होना होगा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना होगा। अगर आप नहीं हैं तो 6 महीने के भीतर आप चुनाव लड़के आप दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनिए, और अगर आप नहीं ऐसा कर पाते तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 75 में मिलता है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं अगले अनुच्छेद पे। तो दोस्तों अब अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं वैधानिक मामला तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। तो हाँ दोस्तों, ये अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो भी प्रशासनिक और जो वैधानिक मामला है तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को, अगर कोई जैसे कि कानून के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, विधायिका के लिए अगर कोई भी चीज़ प्रधानमंत्री प्रशासनिक या वैधानिक मामले का कोई बिल या विधेयक लाता है तो मंत्रिपरिषद निर्णय कर चुका है तो उसके निर्णय के संबंध में वो राष्ट्रपति को सूचना दे सकता है
अगर राष्ट्रपति चाहे कि हाँ ये कुछ भी जो आप कर रहे हैं, जो भी विधेयक ला रहे हैं वो सही है या नहीं, इसका सूचना प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति डायरेक्ट प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, अगर वो आवश्यक समझे तो इसका प्रावधान किस में मिलता है? अनुच्छेद 78 में मिलता है। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं वैधानिक मामले का मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 78 में यही प्रावधान था। अब आते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो हाँ दोस्तों, कि प्रधानमंत्री जो है किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने, जैसे कि कैबिनेट में कोई मंत्री है या फिर एमएलए एमपी क्यों न हो, उसको त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति को या उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। ये प्रधानमंत्री का एक अधिकार है, अधिकार नहीं, वो दे सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः वह प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है। वो जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मैंने बताया कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहा तो वो तो जब उसका कैप्टन ही रहा तो वो टीम तो टूट ही जाएगा ना। तो ही इसमें उसका प्रावधान जो है प्रधानमंत्री कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में ये भी है कि मंत्रिपरिषद अगर में प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे दोस्तों। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो हाँ दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति किस किस चीज का अध्यक्ष होता है। पहली बात तो वो क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद का तो प्रमुख होता ही है, और दूसरा वो नीति आयोग का भी प्रमुख होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी होता है, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। वैसे संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदस्य का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने का जो न्यूनतम आयु है वैसे संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ये तो पता ही है, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा का सदस्य का जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो अगर न्यूनतम आप 25 वर्ष के हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वह 16 वर्ष 9 महीने या 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद पे रहे थे दोस्तों। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, वो सबसे ज्यादा तक कार्यकाल तक रहे, वो रहे 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक दोस्तों। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। सिर्फ 13 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे थे, फिर उनकी सरकार और सत्ता चली गई थी। ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए, वो कौन थे? चरण सिंह थे दोस्तों। इनके चौधरी चरण सिंह बोलते थे, ऐसे चरण सिंह इनका नाम, ऐसे बोलते हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रधानमंत्री। अब पहले वैसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, तो सबसे जो अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई ने। फिर सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो नेता थे वो थे हमारे माननीय राजीव गांधी। तो चलिए दोस्तों आते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो था ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, तो ये आज का टॉपिक खत्म हो गया। और मैं पॉलिटी जितना जल्दी चाह रहा हूँ खत्म करने के लिए सोच रहा हूँ दोस्तों, और खत्म कर ही दूंगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों जितना भी मतलब एग्जाम में जो भी टॉपिक आया हुआ है दोस्तों, मैं सारा इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें सारा आया हुआ है, मैं सारा इस थ्योरी में करवा चुका हूँ। तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे मैं वीडियो को रैप अप करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।